नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने रॉक्स के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल पे रहेगा। तो बिफोर यू बिगिन द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू एंड सब्सक्राइब योर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियो वी कैन अपलोड। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल पे जानेंगे, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स क्या होती है, किसको प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलेंगे, कौन कौन से बेसिक प्रॉब्लमेटिक सॉइल के टाइप होते हैं जो अपन पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो हेडिंग आज का वो रहेगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल पर। देखो, प्रॉब्लमेटिक सॉइल की अगर अपन बात करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल को मेजरली अपन दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी होता है, वाटरलॉग्ड सॉइल अलग से होता है और भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है। लेकिन जो मेजर सॉइल होती है आपकी प्रॉब्लमेटिक में, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो मेजर टू सॉइल आपके प्रॉब्लमेटिक कौन कौन सी, एक सॉइल है एसिडिक और दूसरी सॉइल है बेसिक। तो अपन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपना जो बेसिक मेन फोकस रहेगा वो इन दो सॉइल के ऊपर रहेगा, एसिडिक और बेसिक। सबसे पहले अपन बात करें प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऐसी सॉइल्स होती है जो अपने नॉर्मल कंडीशन से, एक नॉर्मल सॉइल की जो प्रोडक्टिव सॉइल होती है उसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है, उस कंडीशन में अगर कोई भी कुछ भी अनवांटेड चेंज है, अनवांटेड उसके अंदर कोई स्टेटस है, उस सिचुएशन में जो भी सॉइल होती है उस सॉइल को अपन प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पीएच होता है आपका 6.5 से 7.5 या 7.5 के आसपास या 7 के आसपास, जो भी अपन बोल सकते हैं, नियरली न्यूट्रल पीएच रहता है। कुछ क्रॉप के लिए स्लाइटली एसिडिक ज्यादा बेटर होता है, लेकिन एवरेज की बात करें तो जो न्यूट्रल पीएच होता है वो सबसे बेटर माना जाता है। अगर पीएच न्यूट्रल नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल ही होगी। क्यों? क्योंकि अपन बोल रहे हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल कोई भी ऐसी सॉइल हो सकती है जिसमें जो अनवांटेड चेंज प्रेजेंट हो। ऐसे अनवांटेड चेंज वाली सॉइल क्या कहलाती है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहलाती है। आज का जो अपना सॉइल टॉपिक रहेगा वो एसिडिक सॉइल के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेसिक सॉइल पढ़ेंगे, कहाँ इनका एरिया ज्यादा होता है वो सब चीजें अपन देखेंगे। तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक एसिडिक सॉइल से। क्या होता है एसिडिक सॉइल, किसको बोलेंगे एसिडिक सॉइल? तो सबसे पहले अपन बात करें एसिडिक सॉइल की। तो एसिडिक सॉइल के बारे में अगर अपन जानते हैं तो सबसे पहले अपना बेसिक टर्म, बेसिक जो चीजें होती है वो पीएच के ऊपर डिपेंड होती है। और पीएच के बारे में अपन ने ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर लिया। ऑल्दो यहाँ पे पीएच के बारे में फिर भी अपन थोड़ी चीजें जानेंगे। देखो, पीएच की जो रेंज होती है 0 to 14 होती है। 7 से अगर कम पीएच है तो वो एसिडिक पीएच होता है। 7 से अगर ज्यादा पीएच है तो बेसिक पीएच होगा। और नियरली अबाउट 7 पर क्या होगा? न्यूट्रल पीएच होता है। ये अपन बेसिक चीजें जानते हैं। अपन जनरली इनको ऐसे ही लिखते हैं, ऑल्दो पीएच की भी यूनिट होती है और पीएच की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। पीएच की भी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, लेकिन जनरली पीएच की यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। वो एक ही बात है। देखो, यहाँ पे अपने पास में कोई वाटर है और इस वाटर में अपन क्या देखते हैं? पीएच को देख रहे हैं। तो पीएच को देखने का मतलब क्या है? अपन देख रहे हैं यहाँ पे या तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या फिर OH आयन की कंसंट्रेशन। बेसिकली अपन हाइड्रोजन आयन से डील करते हैं। पीएच के बारे में ज्यादा डिटेल से आज नहीं पढ़ेंगे। पीएच का ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हो जाकर। जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वहां पे और केमिकल प्रॉपर्टीज थी या बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पार्ट था अपना, उस पार्ट में अपन ने चीजों को पढ़ा था पीएच को। तो यहाँ पे देखो, पीएच अपन ने बात की थी कि हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है। आपके पास में वाटर है 1 लीटर है, इस 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन के कितने मोल प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है? पीएच। तो पीएच की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं, एसिडिक सॉइल की बात ही कर रहे हैं। तो एसिडिक सॉइल के बारे में आप जान गए कि एसिडिक सॉइल ऐसी सॉइल होगी जिनका पीएच 7 से कम होता है, लेकिन ये तो सभी चीज लोग बता देते हैं। सेकेंडरी जो चीज आपको बतानी है कि यहाँ पे पीएच 7 से कम होने के साथ साथ डोमिनेंट हाइड्रोजन आयन होता है, वो या तो हाइड्रोजन होगा या एल्यूमिनियम आयन होगा। मेनली हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम होता है, इसके साथ साथ आयरन भी यहाँ पे हो सकता है। तो अपने पास में ऐसी सोइल जिसका पीएच 7 से कम हो तथा हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन डोमिनेंट हो, क्या कहलाएगी? एसिडिक सोइल कहलाएगी। कोई भी ऐसी सोइल जिसके अंदर क्या हो? पीएच तो 7 से कम हो, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन डोमिनेंट हो, एसिडिक सोइल कहलाएगी। एसिडिक सोइल के टाइप की बात करें तो बेसिक टाइप 2 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 3 टाइप होंगे। अपन तीनों टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप होते हैं एसिडिक सोइल के? तो एसिडिक सोइल के अगर टाइप की बात करें अपन, तो एसिडिक सोइल का जो सबसे पहला टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। और
एक्टिव एसिडिटी ऐसी एसिडिटी होती है जो किसकी वजह से प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन आयन के H+ आयन के कहाँ प्रेजेंट होने पर, सॉइल सॉल्यूशन पे प्रेजेंट होने की वजह से एसिडिटी उत्पन्न होती है। इस एसिडिटी को अपन बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। अब देखो आप इसको थोड़ा समझते हैं अपन। ये आपके सॉइल पार्टिकल है, इन सॉइल पार्टिकल के बीच में क्या है, आपके पास में पोर स्पेस प्रेजेंट है। ये पोर स्पेस प्रेजेंट है आपकी, ये सारे पोर स्पेस प्रेजेंट है। देखो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दो जगह उपस्थित हो सकता है, एक तो इस कोलोइड के ऊपर, दूसरा इस खाली जगह में जिसको अपन नाम दे रहे हैं सॉइल सॉल्यूशन। दोनों जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये एसिडिटी सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहने की वजह से उत्पन्न होती है तो इसको अपन बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव जो अपन बात करते हैं, आपने सुना होगा ज्यादातर कि किसी आदमी के बारे में बोला जाता है वो पर्सन ज्यादा एक्टिव, मतलब वो ज्यादा घूमता है, ज्यादा दूर तक जाता है, सभी से कांटेक्ट बनाए रखता है, एक्टिव इसी को बोलते हैं। जो घर रहता है कहीं नहीं जाता उसको पैसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ पार्टिकल कुछ हाइड्रोजन आयन इससे जुड़े हुए हैं, इससे सोइल पार्टिकल से वो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन कुछ यहाँ पे खुले हुए हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिव हुआ। मेनली जो सोइल की एसिडिटी होती है वो एक्टिव एसिडिटी होती है। और इस एक्टिव एसिडिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इस एक्टिव एसिडिटी ही सोइल के जो या प्लांट की जो मेन ग्रोथ होती है उसको डायरेक्टली अफेक्ट कौन करती है, एक्टिव एसिडिटी। जो सेकंड अपन पढ़ेंगे जिसको कुछ पैसिव बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में वो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है, क्यों होती है वो चीज अपन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक्टिव एसिडिटी किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयन के सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने की वजह से। और अपन ने पढ़ लिया कि एक्टिव कोई भी ऐसी चीज होती है जो क्या हो, दूर तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, फ्री रहती है। जबकि जो एक्सचेंजेबल होगी या पेशी होगी वो कैसी होगी, यहाँ बाइंड रहेगी, वो कहीं नहीं जा सकती। तो जो सॉइल पार्टिकल के ऊपर बाइंड रहने की वजह से एसिडिटी उत्पन्न होती है वो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है या पैसिव एसिडिटी होती है। तो सेकंड एक्सचेंजेबल कौन सी एसिडिटी होगी, एक्सचेंजेबल। एक्सचेंजेबल एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी ऐसी एसिडिटी होती है जो हाइड्रोजन या फिर कोई एल्यूमिनियम आयन है और वो कहाँ उपस्थित है, सॉइल कोलोइड के ऊपर उपस्थित है। तो अपने पास दोनों टर्म आ गए, एक्टिव एसिडिटी सॉइल सॉल्यूशन की वजह से, पैसिव या एक्सचेंजेबल एसिडिटी सॉइल कोलोइड की वजह से उत्पन्न होती है या हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के सॉइल कोलोइड पर प्रेजेंट होने की वजह से उत्पन्न होती है। जो एक्टिव एसिडिटी होती है उसको अपन मेजर करते हैं पीएच मीटर से। किससे मेजर करते हैं, पीएच मीटर से। यानी जो अपन एसिडिटी जनरली मेजर करते हैं वो पीएच मीटर से मेजर करते हैं, तो वो एक्टिव एसिडिटी होती है, प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट एक्टिव एसिडिटी करती है। एक्सचेंजेबल एसिडिटी एक्टिव एसिडिटी में कन्वर्ट होकर फिर से प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। तो अपन जो मेजरमेंट करते हैं डायरेक्टली वो एक्टिव एसिडिटी का करते हैं पीएच मीटर से। जो पैसिव एसिडिटी होती है उसमें टाइट्रेशन करते हैं अपन, और टाइट्रेशन यहाँ पे किससे करेंगे, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और ट्राई इथेनॉल एमाइन से अपन क्या करते हैं, एक्सचेंजेबल एसिडिटी को मेजर करते हैं। देखो एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या होती है, यहाँ पे आपके पास में कोई पार्टिकल है, कोई सोइल कोलोइड है, यहाँ पे अपन ने ले लिया सोइल कोलोइड है। इस सोइल कोलोइड के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। ये देखो यहाँ पे H+ उपस्थित है, यहाँ पे दूसरी जगह सोइल सॉल्यूशन में कैल्शियम उपस्थित है, कैल्शियम यहाँ जाएगा, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और कैल्शियम इस सोइल कोलोइड के ऊपर आ जाएगा और जो 2H+ है वो सोइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब सोइल सॉल्यूशन में आ गए तो सोइल सॉल्यूशन में आते ही तो ये एक्टिव में कन्वर्ट हो गए और एसिडिटी क्रिएट करने लग जाएंगे। यानी यहाँ पे एसिडिटी क्रिएट होने का मेन रीजन क्या हुआ, इन आयनों का एक्सचेंज। इन आयनों के एक्सचेंज की वजह से एसिडिटी क्रिएट हुई, इसी वजह से इस एसिडिटी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। एसिडिटी किससे, एक्सचेंजेबल प्रोसेस से क्रिएट हुई है, इसलिए अपन इसको एक्सचेंजेबल एसिडिटी बोलते हैं। कुछ इसको पैसिव बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जब तक कैल्शियम नहीं आएगा तब तक कहीं नहीं जा सकते, इसकी वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फिक्स है, इसलिए पैसिव बोलते हैं। ऐसे क्या होता है, यहाँ पे देखो अपन ने एक्टिव में पढ़ा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सोइल सॉल्यूशन में जो कहीं भी जा सकता है, फ्री रहता है, फ्री रहता है तो मतलब एक्टिव रहेगा। और ये पीएच मीटर से अपन मेजर करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है। एक्सचेंजेबल एसिडिटी को अपन बेरियम क्लोराइड और ट्राइथेनॉल एमाइन से मेजर करते हैं, जबकि एक्टिव एसिडिटी को पीएच मीटर से। जो थर्ड एसिडिटी आती है वो आती है रिजर्व एसिडिटी, और इसको जनरली लोग एक्सचेंजेबल एसिडिटी में भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजर्व एसिडिटी अलग होती है थोड़ी। उसके बारे में अगर अपन जाने तो रिजर्व एसिडिटी, रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपकी बात करें
कि बाइक रिजर्व में आ गई। रिजर्व का मतलब हो गया कि ऐसा फ्यूल जो रिजर्व रखना है, जिसको यूज नहीं करना, अब आपको पेट्रोल और डलाना है। वो बात एक अलग है कि इंडिया में ज्यादातर लोग रिजर्व में ही चलाते हैं, वो सेकेंडरी सिचुएशन। लेकिन रिजर्व का मतलब होता है कि आपके जैसे इंडिया के रिजर्व बैंक में जो फंड है, रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड, रिजर्व फंड ऐसा फंड होता है जिसको यूज नहीं करता है इंडिया, क्या करेगा? स्टॉक करके रखेगा अपना, एज ए अपने इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिजर्व चीजें क्या होती है? रिजर्व ऐसी चीज होती है जिसको यूज नहीं करना, या ऐसी चीज जिसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे क्या होगा? रिजर्व एसिडिटी ऐसी एसिडिटी होगी जिस एसिडिटी को कभी न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। देखो, एक्टिव और एक्सचेंजेबल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन लाइम यूज करेंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका। लाइम यूज करते हैं। अब लाइम यूज करने की वजह से क्या होगा? एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन कभी भी एसिडिटी को 100% रिमूव नहीं किया जा सकता। कंट्रोल कभी भी 100% नहीं है। अगर 99% कंट्रोल है तो 1% जो रिमेनिंग रहेगा वो रिजर्व एसिडिटी होगी। 98% है तो 2% जो रिमेनिंग होगी वो क्या होगी? आपकी रिजर्व एसिडिटी। तो रिजर्व एसिडिटी ऐसी एसिडिटी होती है जिसको कभी न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। क्या कहलाती है? रिजर्व एसिडिटी कहलाती है। एक्टिव एसिडिटी सॉइल सॉल्यूशन की वजह से, एक्सचेंजेबल एसिडिटी सॉइल कोलॉइड की वजह से, रिजर्व एसिडिटी ऐसी एसिडिटी होती है जिसको कभी न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है। तो ये हैं आपके 3 बेसिक टाइप एसिडिटी के। वहीं पे एसिडिक सोइल के एरिया की बात करते हैं, तो जो एसिडिक सोइल का जो एरिया है इंडिया में, वो अगर ओवरऑल एरिया की बात करें तो वो नियरली अबाउट 90 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। और वहीं पे अगर कल्टीवेटेड सोइल की बात करें तो कल्टीवेटेड सोइल का 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। अब आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर 49 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब टोटल एरिया का पूछा है, उसमें से क्या बहुत सारा एरिया इंडिया का कल्टीवेटेड नहीं है। तो अगर कल्टीवेटेड की बात करें तो 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया में भी 2 कैटेगरी है। 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसका पीएच क्या है अपने पास में 5.6 से भी कम है। और जो रिमेनिंग आपके 23 मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो ऐसा एरिया है जिसका पीएच 5.6 से तो ज्यादा है लेकिन 6.5 से कम है। यानी बेसिकली है तो एसिडिक ही, लेकिन ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। दूसरी भाषा में ये लो एसिडिक है, ये हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक एरिया 26, लो एसिडिटी 23 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। यहाँ पे टोटल एरिया 90 मिलियन हेक्टेयर एरिया। कल्टीवेटेड सोइल की बात करें तो वहां पे 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया इंडिया में एसिडिक है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं एसिडिक सोइल की, तो एसिडिक सोइल का अगर अपन इंडिया में बात करें तो जो मैक्सिमम एसिडिक सोइल है इंडिया में वो कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। और केरला की बात करें अपन तो कुछ जगह आपके केरला ऑप्शन में नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में आता है तो आप वेस्ट बंगाल भी कर सकते हो। लेकिन अगर काउंट के बेसिस पे बात करें तो काउंट के बेसिस पे केरला में सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल होती है। हाँ, वेस्ट बंगाल में वाटरलॉग्ड सॉइल सबसे ज्यादा होती है। वाटरलॉग्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। लेकिन एसिडिक सॉइल की बात करते हैं, टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी केरला में ज्यादा है और एसिडिक सॉइल भी केरला में ज्यादा है। अगर अपन बात करते हैं एल्कलाइन, तो एल्कलाइन यूपी में, सैलाइन गुजरात में, एसिडिक केरला में, टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल केरला में। और अपन बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जो इंटेंसिटी होती है एसिडिक सॉइल की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू केरला। लेकिन एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया केरला में ज्यादा है, इंटेंसिटी वेस्ट बंगाल में ज्यादा। तो आपके क्वेश्चन ज्यादातर केरला का आ गया। केरला ऑप्शन में नहीं है तो छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं है तो फिर आप वेस्ट बंगाल पे जा सकते हो। तो मैक्सिमम एरिया कहाँ है? केरला में। केरला ऑप्शन में नहीं है तो वेस्ट बंगाल तक आप जा सकते हो। तो आपकी ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। तो मैक्सिमम एसिडिक सॉइल केरला में हो गई, टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी केरला में है, सैलाइन सॉइल गुजरात में है, एल्कलाइन सॉइल यूपी में है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अपन बात करें, एक अलग से अपन ने पढ़ा था कि वाटरलॉग सॉइल भी होती है, वो कहाँ है? सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। डेजर्ट सॉइल भी एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अपन काउंट कर सकते हैं। डेजर्ट सॉइल कहाँ है सबसे ज्यादा? राजस्थान में, वेस्टर्न पार्ट में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कैसे, क्या क्या सोर्स है जिनकी वजह से एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या ऐसे रीजन है। तो सोर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सोर्स है जिनकी वजह से एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरेंट मटेरियल। सबसे अपन बात करें पहले पेरेंट मटेरियल, तो पेरेंट मटेरियल जैसा होगा वैसी ही सॉइल बनेगी। जैसे अपन बात करते हैं इन जनरल कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो मतलब पेरेंट मटेरियल एसिडिक था, अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो पेरेंट मटेरियल बेसिक था। जनरली अपन ये बोलते हैं। या दूसरी चीज अपन बोलते हैं कि आपके अंदर जो कैरेक्टर है वो आपके माता पिता से आए, यानी आपका जो पेरेंट है उस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपकी आंखें ऐसी दिखती है, बोला जाता है ना आपकी आंखें
पापा की तरह दिखती है, मम्मी की तरह दिखती है, बुआ की तरह दिखती है, मतलब आपकी जो आंखों का जो कैरेक्टर है वो आपके पेरेंट से आया है। तो यहाँ पे पेरेंट मटेरियल जैसा होगा सोइल भी वैसी होगी। तो अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक है तो सोइल भी एसिडिक होगी। जैसे पेरेंट मटेरियल एसिडिक की बात करें तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रेनाइट जो रॉक्स होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि उनमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है। तो ग्रेनाइट से बनने वाली सोइल भी क्या होगी, एसिडिक होगी। तो पेरेंट मटेरियल जैसा होगा वैसे ही सोइल का डेवलपमेंट होगा। दूसरा अपन बात करते हैं हाई रेनफॉल, या फिर दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं लीचिंग ऑफ बेस। या तो हाई रेनफॉल हो सकता है या फिर लीचिंग ऑफ बेस। जैसे अपन बात करते हैं, ये आपका क्या है, सोइल है, और यहाँ पे जो रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा हो रहा है। रेनफॉल ज्यादा होगी तो वाटर भी ज्यादा आएगा, और वाटर ज्यादा आएगी तो लीचिंग भी ज्यादा होगी। तो हाई रेनफॉल वाले एरिया में क्या होगी, लीचिंग ज्यादा होगी। और यहाँ पे लीचिंग किसकी होती है, देखो दो टाइप के कंपाउंड पाए जाते हैं। एक तो होता है आपके पास में यहाँ आयरन, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, और दूसरे कंपाउंड होते हैं आपके पास में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम वाटर में क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल। अब जो ज्यादा सोल्यूबल है वो वाटर में जल्दी से सोल्यूबल होकर नीचे की तरफ लीच डाउन हो जाएगा, जबकि आयरन, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन क्या होंगे, सोल्यूबल कम होते हैं, इसकी वजह से लीच डाउन नहीं हो पाएंगे। रेनफॉल ज्यादा होगी, लीचिंग प्रोसेस होगी, लीचिंग प्रोसेस में क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम की क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। वहीं पे आयरन, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, कम वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसकी वजह से इनमें लीचिंग इतनी नहीं हो पाती। ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किस चीज के लिए, कि यहाँ पे हाई रेनफॉल कैसे रेस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे रेनफॉल ज्यादा होगी वाटर कंटेंट ज्यादा आएगा, वाटर कंटेंट ज्यादा आएगा तो जो हाईली सोल्यूबल है वो जल्दी से वाटर में सोल्यूबल होंगे और लीच डाउन होकर नीचे की तरफ चले जाएंगे। लीच डाउन होकर नीचे की तरफ चलेंगे तो ऊपर क्या बचा रहेगा, देखो ये सोइल है आपका सेकंड, इसका अपन बात कर लिए। यहाँ से ऊपर की तरफ ये मटेरियल था, यहाँ से जो बेसिक कैटाइन थे ये सारे कैसे हैं, बेसिक कैटाइन। ये बेसिक कैटाइन नीचे की तरफ लीच डाउन होकर चले गए तो ऊपर क्या बच गया, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम या फिर आयरन बच गया, और ये सारे रेस्पॉन्सिबल है एसिडिक सोइल के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे सोइल कौन सी बन गई, एसिडिक सोइल। रीजन क्या था कि यहाँ पे ये सारे नीचे की तरफ चले गए। देखो आपके पास में दो कैटाइन थे, एक एसिडिक कैटाइन था, ये बेसिक कैटाइन थे। जब दोनों प्रेजेंट थे तो क्या हो रहा था, सोइल को अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे एसिडिक अपने इफेक्ट डाल रहे थे, बेसिक अपने इफेक्ट डाल रहे थे, दोनों के इफेक्ट क्या हो रहे थे, न्यूट्रलाइज हो रहे थे। लेकिन अगर इनमें से एक नीचे चला जाए, अगर एसिडिक चल जाएगा तो बेसिक का रह जाएगा फैक्टर, और अगर बेसिक नीचे चला गया तो एसिडिक रह गया। तो यहाँ पे अगर बेसिक को अपन ने नीचे भेज दिया तो ऊपर जो बचे मटेरियल कैसा रह गया, एसिडिक। तो यहाँ पे एसिडिक सोइल का फॉर्मेशन का रीजन क्या हो सकता है, हाई रेनफॉल और लीचिंग ऑफ बेस। थर्ड जो रीजन होता है वो होता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का आयोनाइजेशन होना। अब देखो वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है, H2, H2 स्प्लिट होता है H प्लस और OH माइनस में। अब H प्लस और OH माइनस की बात करते हैं यहाँ पे, तो वाटर स्प्लिट हुआ H प्लस में, और हाइड्रोजन आयन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिटी के लिए। यहाँ पे ऑल द OH आयन भी अपनी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेलाइन सोइल के फॉर्मेशन के लिए, बेसिक सोइल के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अपन उसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अपना मेन अभी कॉन्सेप्ट कहाँ है, एसिडिक सोइल के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। हाइड्रोजन आयन रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, अपने एसिडिक सोइल के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो होगा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज क्या होती है, एक तरीके से जो संपर्क होता है उसी की वजह से होती है। देखो आपकी ये क्या है, प्लांट है, प्लांट की रूट है, रूट के ऊपर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, और जैसे ही क्या होगा, कैल्शियम यहां जाएगा तो यहां से क्या होगा, कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज आयन रिप्लेस हो जाएगा, और इस रूट से पॉजिटिवली चार्ज आयन हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, सोइल सॉल्यूशन में। एक कैल्शियम के जाने से दो हाइड्रोजन आयन सोइल सॉल्यूशन में आएंगे, और ये कॉन्टैक्ट एक्सचेंज तो एक्टिव एसिडिटी में कन्वर्ट हो गई। अब क्यों, पहले ये क्या था, रूट के ऊपर था, एसिडिटी क्रिएट नहीं कर रहा था, अब ये रूट से कहाँ चला गया, सोइल सॉल्यूशन में चला गया। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहां से कहाँ चला जाए, ये किसी कोलोइड के ऊपर चला जाए, कोलोइड से रूट के ऊपर। यहां से देखो कैल्शियम रूट के ऊपर जा रहा है, रूट से कोलोइड के ऊपर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, वो हाइड्रोजन बाद में सोइल सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इस टाइप से जो कॉन्टैक्ट की वजह से, यहाँ पे देखो रूट का और इस पार्टिकल का कॉन्टैक्ट था, या रूट का और सोइल सॉल्यूशन का कॉन्टैक्ट था, इस कॉन्टैक्ट की वजह से
दो पार्टिकल की इससे कांटेक्ट की वजह से जो एक्सचेंजेबल प्रोसेस होती है इसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट एक्सचेंज। और इस कांटेक्ट एक्सचेंज में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन आयन रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कांटेक्ट एक्सचेंज भी एक ऐसी प्रोसेस है जो एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अपन थोड़ा इनको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात कर सकते हैं, नेक्स्ट अपने आता है ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का जब भी डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन से क्या रिलीज होती है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे CO2 H2O और एनर्जी में अपन H2O एनर्जी से भी कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है CO2 से। CO2 जब रिएक्ट करेगा H2O से तो क्या बना लेगा, H2CO3। और H2CO3 क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, यानी सॉइल की एसिडिटी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन पर बढ़ती है। डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि जो CO2 होती है सॉइल में एसिडिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पे ये भी एक रीजन हो गया कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है। कुछ हद तक बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी सॉइल की एसिडिटी 1 तक जा रही है, 2 तक जा रही है, इतना नहीं जाएगी, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद में वो बफरिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। स्लाइटली एसिडिक के लिए ऑर्गेनिक मैटर रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, ऑक्सीडेशन भी एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे FeS2। FeS2 क्या है, एक रिड्यूस कंडीशन में कंपाउंड है। जब इसके पास में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, O2 आ जाएगी, तो ये सल्फर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। जो अपन ने एक जगह और पढ़ा था एसिड सल्फेट सोइल के अंदर, जिसको अपन ने केट क्ले भी कहा था। एसिड सल्फेट सोइल रिड्यूस कंडीशन में तो क्या होती है, नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन मिलती है वो H2SO4 में कन्वर्ट होकर हाईली एसिडिक सोइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका pH 4 से भी कम होता है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ था ना सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का, तो उससे H2SO4 बनता है, जो क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से सोइल में एसिडिटी बढ़ जाती है। ये तो आपकी चीजें आ गई, बेसिक चीजें। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो और भी फैक्टर होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी आयरन एंड एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। जो आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, अपने को पता है आयरन एल्यूमिनियम वैसे एसिडिक सॉइल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनके हाइड्रोक्साइड भी क्या करते हैं, सॉइल में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते जाते हैं। क्योंकि हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH आयन। जैसे अगर इनसे OH आयन जुड़ा है, यहाँ पे देखो OH आयन जुड़ा है, तो यहाँ पे देखो H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये OH आयन इनसे जुड़ गया, तो सोइल सॉल्यूशन में बचा हुआ क्या रह गया, H प्लस आयन रह गया। तो ये भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये मेन फैक्टर है आपके एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। जैसे पेरेंट मटेरियल हो गया ग्रेनाइट, हाईली जो हाई रेनफॉल है, और या लीचिंग ऑफ बेस हो गया आपकी। इसके अलावा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो गया, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एंड आयरन एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड की बात होगी। अगर इन सब के अंदर आप क्या है कि एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन का सबसे मेन फैक्टर क्या है, तो देखो सबसे मेन फैक्टर आता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एसिडिक सॉइल के लिए करते हैं पेरेंट मटेरियल, लेकिन ये रॉन्ग है। मेन फैक्टर पेरेंट मटेरियल नहीं होता है, हाई रेनफॉल या लीचिंग ऑफ बेस आप बोल सकते हो। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, हाई रेनफॉल और लीचिंग ऑफ बेस होता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान जैसे एरिया में क्या है, हाई पीएच वाली सॉइल है, लेकिन अपन ने जैसे देखा जो वाटरलॉग्ड एरिया है जनरली वहां पे क्या है, एसिडिक सॉइल ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बेस का लीच होना मेन फैक्टर होता है। पेरेंट मटेरियल तो सब जगह एसिड नहीं हो सकता, एसिडिक नहीं हो सकता, लेकिन बेस की लीचिंग क्या होती है, मेन फैक्टर होती है। तो यहाँ पे हाई रेनफॉल और लीचिंग ऑफ बेस मेन फैक्टर है एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन का। वहीं पे अपन बेसिक सॉइल में पढ़ेंगे तो बेसिक सॉइल का मेन फैक्टर ऑल दो पेरेंट मटेरियल ही रहेगा, बेसिक सॉइल में और कोई फैक्टर नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। बेसिक सॉइल का मेन फैक्टर होगा पेरेंट मटेरियल, एसिडिक सॉइल पढ़ रहे हैं, एसिडिक सॉइल का मेन फैक्टर होगा हाई रेनफॉल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट चीज आती है मैनेजमेंट, कैसे इनका मैनेजमेंट करेंगे अपन। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए आपने सबसे ज्यादा बार सुना होगा लाइम। एसिडिक सोइल का मैनेजमेंट किससे करते हैं, लाइम से करते हैं, और लाइम को अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैनेजमेंट की बात आती है, तो मैनेजमेंट के लिए अपन यूज क्या करते हैं, लाइम को यूज करते हैं, और लाइम को अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ज्यादातर यूज
किया जाता है, जिसको अपन लाइम बोलते हैं। कैसे रिएक्ट करता है, देखो यहाँ क्या है, आपके पास में हाइड्रोजन आयन है सॉइल कलर के ऊपर। क्यों? क्योंकि सॉइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और या सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एसिडिक सॉइल है तो या तो हाइड्रोजन आयन रहेगा या एल्यूमिनियम आयन रहेगा। अपन ने हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ प्रेजेंट है, ये टूटेगा कैल्शियम में और कार्बोनेट में। यहाँ पे देखो कैल्शियम इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, क्योंकि एक कैल्शियम के ऊपर +2 आवेश होता है तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बन गया ये Ca प्लस H2CO3। H2CO3 किस में टूट जाएगा, H2O और CO2 में। तो यहाँ पे कोई एसिडिक मटेरियल नहीं बचा है, इसलिए इस टाइप से एसिडिटी को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसके लिए यूज क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन बोलते हैं लाइम। तो लाइम एक मेथड है या एक कंपाउंड है, केमिकल अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधारक, एक केमिकल अमेंडमेंट है जो एसिडिक सॉइल में यूज किया जाता है। लाइम को यूज करने का जो बफर मेथड था, वो बफर मेथड किसने दिया था, शूमेकर ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था, 1961 में दिया था शूमेकर ने, और इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइम यूज किया जाता है, वो लाइम कैसे यूज किया जाता है आपके यहाँ पे, उस लाइम के लिए अपन ने बात की थी कि किसी भी केमिकल अमेंडमेंट की प्योरिटी या रिएक्टिविटी 100% नहीं होती है, कुछ कम होती है। जैसे अपन बात की 80% हो, 90% हो, 95% हो, लेकिन कभी भी 100% नहीं होगा। कोई भी केमिकल अमेंडमेंट जो यूज कर रहे हैं वो या तो सॉइल में 100% रिएक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी प्योरिटी 100% नहीं होगी। उस सिचुएशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यूज करना है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को अपन बोलते हैं लाइमिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, लाइमिंग फैक्टर। और लाइमिंग फैक्टर कितना होता है, अगर लाइम की बात करें तो लाइम का लाइमिंग फैक्टर कितना होता है, 1.5 से 2 होता है। किसने दिया था लाइमिंग फैक्टर, शूमेकर ने दिया था। और शूमेकर ने क्या बताया था कि जो लाइम होता है 100% प्योर नहीं होता है, इसका बफर मेथड दिया था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यूज करना है। अब देखो एक्स्ट्रा अमाउंट तो आपको यूज करना है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर लोगे एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उससे क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि एक्सेस लाइम से जो डेफिशिएंसी आती है वो किसकी आती है, बोरोन की आती है, मैग्नीशियम की आती है, जिंक की आती है, और इसके अलावा अगर अवेबिलिटी की बात करें तो फोस्फोरस की अवेबिलिटी कम हो जाती है एक्सिस लाइम से, क्योंकि कैल्शियम इंड्यूस फोस्फोरस की डेफिशिएंसी आ जाती है। कैल्शियम फोस्फोरस से रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है और वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होने देता। तो ये मेनली क्या होते हैं, डेफिशिएंसी आ सकती है। तो इसलिए अपन ये भी नहीं बोल सकते कि आप जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा यूज कर लो। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा बाकी न्यूट्रिएंट की अवेबिलिटी को कम करके या डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्रोड्यूस करके। और अगर कम डाल देंगे तो सोइल में क्या होगी, एसिडिटी रिमेन रह जाएगी, जो वैसे क्रॉप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ने देगी। तो दोनों सिचुएशन क्या है, हार्मफुल है। अगर लाइम कम डाला तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, और बहुत ज्यादा डाल दिया तो आपकी इनकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इन दोनों से बचने के लिए लाइमिंग फैक्टर दिया शोमेकर ने, और इन्होंने क्या बताया कि हर एक लाइमिंग मटेरियल की प्योरिटी 100% नहीं होती है, और इस 100% ना होने की वजह से कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना होगा, 1.5 से 2 गुना। जैसे अगर 10 क्विंटल लाइम रिक्वायरमेंट है थ्योरेटिकल, तो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितना लेना है, 15 से 20 क्विंटल लाइम लेना है। 20 से ज्यादा लोगे तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, और अगर 10 ही लोगे तो यहाँ पे आपकी एसिडिटी पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो इस फैक्टर को अपन लाइमिंग फैक्टर कहते हैं। अब लाइम रिक्वायरमेंट, एक और वर्ड आता है, क्या होता है लाइमिंग रिक्वायरमेंट या लाइम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखो अपन लाइम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। लाइम रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहले लाइम यूज क्यों करते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लाइम को यूज किया जाता है सोइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। तो जो लाइम रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइम रिक्वायरमेंट प्लांट की या अपन बात कर सकते हैं मेनली सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास में देखो पीएच आपका 5.5 है, 5.5 से आपको उसको 6.5 से 7.5 के बीच में लेके जाना है। यानी ये आपका डिजायर पीएच हो गया जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आपकी लाइम रिक्वायरमेंट क्या हुई कि अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर टू इंक्रीज द सोइल पीएच अप टू ए डिजायर लेवल। जितना आपका सोइल पीएच, जैसे अगर 4.5 है तो 4.5 से इसको यहां तक ले जाने के लिए कितना लाइम चाहिए, ये क्या कहलाएगा, लाइम रिक्वायरमेंट कहलाएगा। जैसे आपका पीएच यहाँ पे है 2, तो 2 से आपको
6.5 से 7.5 तक लेके जाना है, तो यहाँ पे इसके बीच में कितना लाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ये लाइम रिक्वायरमेंट है, यही क्या कहलाएगी आपकी लाइम रिक्वायरमेंट, या जितना लाइम की क्वांटिटी चाहिए वो क्या कहलाएगी लाइम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड टू राइज द पीएच ऑफ सोइल अप टू ए डिजायर लेवल इज नोन एज लाइम रिक्वायरमेंट। दोबारा से बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड टू राइज द पीएच ऑफ सोइल अप टू ए डिजायर लेवल। डिजायर लेवल 6.5 से 7.5 जनरली अपन ने माना है, जो आपका डिजायर, अगर राइस की क्रॉप ग्रो करनी है तो थोड़ा उसका डिजायर लेवल कम हो सकता है, जो डिपेंड करेगा आपकी क्रॉप कल्टीवेशन के बेसिस पे। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं लाइम रिक्वायरमेंट के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं अपन अमेंडमेंट के रूप में, तो लाइम रिक्वायरमेंट, लाइम एक मटेरियल हो गया, इसके अलावा बेसिक से लेकर अपन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अपन ऑर्गेनिक मैटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, अगर बहुत कम पीएच है तो उसको बढ़ा देता है, अगर पीएच न्यूट्रल है तो उसको हल्का सा कम कर देगा। तो अगर अपने पास में पीएच बहुत कम है तो उस सिचुएशन में अपन लाइम ऑर्गेनिक मैटर का भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर एक बफरिंग एजेंट है, इस वजह से अपन ऑर्गेनिक मैटर का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपना था मैनेजमेंट एसिडिक सॉइल का। मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा लाइम को यूज करना आपको, इसके अलावा सेकेंडरी चीज अपन ने पढ़ी है बेसिक्स ले यूज कर सकते हो, इसके अलावा अपन ने पढ़ा है ऑर्गेनिक मैटर का यूज कर सकते हो। लाइम रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, लाइमिंग फैक्टर सो मेकर ने दिया था 1961 में। उन्होंने क्या बताया था कि हर एक मटेरियल की एक प्योरिटी होती है, 100% नहीं होती, तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बना था कि एक्सिस लाइम की जो सिचुएशन होगी उसमें डेफिशिएंसीज क्या जाएगी, तो बोरोन क्या जाती है, मैग्नीशियम क्या आती है, जिंक क्या आती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अवेबिलिटी की, तो अवेबिलिटी फॉस्फोरस की कम हो जाती है। आज के लेक्चर को अपन यहीं तक रखेंगे, इसी के साथ अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा वो बेसिक सोइल के ऊपर रहेगा। यहाँ पे जो आपके एरिया है इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। एसिडिक सोइल का एरिया सबसे ज्यादा केरला में है, इंटेंसिटी वेस्ट बंगाल में है, जो टोटल प्रॉब्लमेटिक सोइल है वो भी केरला में है, सैलाइन सोइल गुजरात में, एल्कलाइन सोइल यूपी में। इसके अलावा जो आपकी वाटरलॉग्ड सोइल है वो भी वेस्ट बंगाल में है। इसी के साथ अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।